आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे दौर पर है जब एक शासक अपनी जान बचाकर कैद से भागकर वापस लौटा है। हम्म। सेहत खराब है, सल्तनत का बड़ा हिस्सा हाथ से जा चुका है और चारों तरफ दुश्मन है। मतलब माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। हाँ, आज के स्रोत हमें छत्रपति शिवाजी के आगरा से लौटने के ठीक बाद के दौर में ले जाते हैं। और यहाँ मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उस शख्सियत को समझना है। कैसे एक शासक बीमारी और इस अनिश्चितता के दौर से निकलकर बिल्कुल। मुगल सल्तनत के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर देता है। ये स्रोत हमें उस दौर की सोच और रणनीति का एक बहुत दिलचस्प खाका देते हैं। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि व्यक्तिगत मुश्किलों, पारिवारिक रिश्तों और राजनीतिक दांवपेच के बीच वो कौन सी एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है राजघर से। राजे लौट तो आए हैं, पर जैसा आपने कहा, माहौल जीत वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बीमारी और अनिश्चितता का है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें लौटे हुए 1 महीना हो गया है, पर वो अब भी बहुत कमजोर हैं। और यहीं पर एक बहुत ही निजी मानवीय बात सामने आती है। बिल्कुल। सारे राजनीतिक तनाव के बीच स्रोत बताते हैं कि उन्हें एक बात का बहुत गहरा दुख है। किस बात का? आगरा से भागने की हड़बड़ी में वो अपना शिवलिंग वहीं भुलाए थे। अच्छा। जिसकी वो हर रोज पूजा करते थे। ये छोटी सी बात हमें उस शासक के पीछे के इंसान से मिलाती है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये एक व्यक्ति के विश्वास की भी कहानी है। हाँ, और उसकी निजी तकलीफ की भी। तो एक तरफ ये निजी उथल-पुथल चल रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक खबरें भी अच्छी नहीं आ रही होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें खबर मिलती है कि आगरा में उनकी मदद करने वाले राम सिंह को औरंगजेब ने सजा दी है। ओहो। उसकी मनसबदारी, मतलब मुगल दरबार में उसका जो पद और ओहदा था, और जागीर, दोनों छीन ली गई हैं। तो एक ही वक्त में वो निजी तौर पर भी अधूरे महसूस कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर अपने दोस्तों को मुसीबत में देख रहे हैं। बिल्कुल, वो दोनों मोर्चों पर एक साथ जूझ रहे हैं। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण दिखती है। उनके 2 साथी मदारी और हिरोजी लौट कर आते हैं। हाँ। और वो अपने साथ कुछ लाते हैं, वो ही खोया हुआ शिवलिंग। उस पल की खुशी का जिक्र है स्रोतों में, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। लेकिन ये खुशी भी अधूरी रहती है ना? हाँ, कुछ ही पलों की थी। जैसे ही वो पूजा के लिए बैठते हैं, हिरोजी उन्हें एक और बुरी खबर देते हैं। क्या? उनके 2 और करीबी साथी, रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत, आगरा में पहचान लिए गए और कैद कर लिए गए। मतलब एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा था। हाँ, यही उस दौर की हकीकत थी। हर अच्छी खबर की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ आता है। संभाजी का। हाँ, संभाजी का। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि राजे के बेटे का क्या हुआ। सब यही मानकर चल रहे थे कि या तो वो मार दिए गए हैं या मुगलों की कैद में है। और सोचिए, एक पिता के तौर पर उन पर क्या बीत रही होगी। और इसी बीच संभाजी के ससुर पिलाजी राव शिर्के राजगढ़ आते हैं। वो मुलाकात बहुत ही तनाव भरी है। स्रोत बताते हैं कि पिलाजी राव रो रहे थे। क्यों? वो राजे से संभाजी के जूते मांगने आए थे। जूते? हाँ, ताकि उनकी बेटी, जो अब खुद को विधवा मान चुकी थी, सती हो सके। वो कहते, मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूं? ये उस दौर की एक बहुत दिल दहला देने वाली सामाजिक सच्चाई थी। उस वक्त राजे पर कितना दबाव होगा। बिल्कुल। एक तरफ एक दुखी पिता है और दूसरी तरफ एक राज जिसे वो खोल नहीं सकते। हाँ, उन्होंने पहले पिलाजी राव को संभाला, फिर दरवाजा बंद करवाया और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। और तब उन्होंने सच बताया। तब उन्होंने वो राज खोला जिस पर मराठा साम्राज्य का भविष्य टिका था, कि संभाजी जिंदा और महफूज हैं। उन्हें मथुरा में एक भरोसेमंद परिवार के पास छोड़ा गया है। पिलाजी राव की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। जब यकीन हुआ तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर राजे के कदमों में रख दी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये उस राहत और वफादारी का प्रतीक था जो उस एक खबर ने पैदा की थी। और जब संभाजी आखिरकार लौटते हैं तो जबरदस्त जश्न होता है। हाँ, पूरा किला तुरहियों और नगाड़ों की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार और मानवीय बात भी है। अपना भेष छिपाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के की तरह अपना सिर मुंडवाया हुआ था। सही। और जब राजे उनकी टोपी उतारने की कोशिश करते हैं तो वो शर्म के मारे अपनी दादी जीजाबाई के पल्लू में मुंह छिपा लेते हैं। ये एक खूबसूरत लम्हा है। ये दिखाता है कि राजनीति के उस क्रूर खेल के बीच भी परिवार और मासूमियत के लिए जगह थी। यहाँ की स्थिरता लौटी। हाँ, आप कह सकते हैं। और शायद इसी स्थिरता ने उन्हें वो मानसिक शांति दी जिसकी जरूरत अब सबसे बड़े राजनीतिक दांवपेच के लिए पड़ने वाली थी। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसी औरंगजेब को एक खत भेजा। औरंगजेब को? जिसने उन्हें कैद किया था। हाँ, उसी को। और उस खत में क्या था?
माफी और भविष्य में वफादारी का वादा। ये सुनना ही अजीब लगता है। मतलब एक तरफ इतनी नफरत, कैद का अनुभव और दूसरी तरफ वफादारी का खत। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक चाल से कहीं ज्यादा था। ये एक गहरी रणनीति थी, जिसे हम धैर्य की रणनीति कह सकते हैं। धैर्य की रणनीति? हाँ। स्रोत में वो अपने सलाहकारों के साथ एक बैठक करते हैं जो इस खत के सख्त खिलाफ थे। जाहिर है, तब राजे उन्हें समझाते हैं कुछ न करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ वक्त चाहिए। वो जानते थे कि पुरंदर की संधि के बाद वो बहुत कमजोर हो चुके थे। 23 बड़े किले मुगलों के पास थे, सेना बिखरी हुई थी। वो एक ही वक्त में मुगलों, आदिल शाह और कुतुब शाह तीनों से नहीं लड़ सकते थे। तो ये दोबारा ताकत जुटाने के लिए एक रणनीतिक चुप्पी थी। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। अपने ही सरदारों और सैनिकों को ये कैसे समझाया होगा कि जिस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं अब उसी को वफादारी का खत भेज रहे हैं। बिल्कुल। और यही राजे की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ना था, एक बाहर और एक अंदर। उन्हें अपने लोगों को समझाना था कि ये चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत इकट्ठा करने का एक तरीका है। तो क्या ये रणनीति काम कर गई? क्या औरंगजेब इतना भोला था कि वो इस पे यकीन कर लेता? औरंगजेब भोला बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो थका हुआ जरूर था। अच्छा। वो उत्तर पश्चिम में अफगान विद्रोहों से परेशान था और दक्कन के महंगे अभियानों से तंग आ चुका था। तो शिवाजी का खत उसके लिए भी एक मौका था कि कुछ समय के लिए दक्कन की तरफ से अपना ध्यान हटा सके। एक यही तो उसने भी इस खेल में हिस्सा लिया। उसने न सिर्फ शिवाजी को माफ किया बल्कि उन्हें राजा की उपाधि भी दी। राजा की उपाधि? हाँ, बाकायदा एक शाही फरमान राजगढ़ भेजा गया। ये दोनों तरफ से एक तरह का सियासी नाटक था, एक अस्थाई समझौता। मतलब दोनों अपनी अपनी मजबूरी के तहत एक दूसरे को वक्त दे रहे थे। ठीक यही बात है। और राजे ने इस फरमान का स्वागत भी बड़ी धूमधाम से किया। पूरे किले को सजाया गया, तोपें दागी गईं, ताकि औरंगजेब के जासूसों को यकीन हो जाए। हाँ, कि वो सच में उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अपनी माँ से वो कहते भी हैं कि ये सब राजनीति का हिस्सा है और स्वराज के बड़े इरादों के लिए ये सब सहना जरूरी है। लेकिन ये शांति, या यूं कहें कि शांति का नाटक, ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। एक ऐसी खबर आती है जो हर रणनीति और हर सियासी खेल पर भारी पड़ जाती है। हाँ, एक खबर आती है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने का हुक्म दिया है। और ये खबर, ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। नहीं, ये एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक आघात था। और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी माँ जीजाबाई पर पड़ता है। बहुत गहरा असर। स्रोत बताते हैं कि वो इस खबर से टूट गईं। हाँ। उन्होंने 2 दिन तक पानी तक नहीं पिया। वो कहती हैं, औरंगजेब ने अपना बदला ले लिया, मैं अनाथ हो गई। उनके लिए काशी सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उनकी आस्था का केंद्र था। और उनकी यही पीड़ा शिवाजी के लिए विद्रोह की चिंगारी बन जाती है। बिल्कुल। वो उसी वक्त एक शपथ लेते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, आज से वो मेरा जानी दुश्मन है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस मंदिर को दोबारा नहीं बनवा देता। और वो तुरंत औरंगजेब को एक बहुत सख्त खत लिखवाते हैं। हाँ, वो खत धैर्य की रणनीति का अंत था। वो खुली जंग का ऐलान था। इसमें एक और दिलचस्प बात है, जब उनके सलाहकार गुस्से में कहते हैं कि हमें भी मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए, तो राजे उन्हें रोक देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो साफ तौर पर जैसे को तैसा की नीति को नकारते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई औरंगजेब की सोच और उसके जुल्म के खिलाफ है, किसी इबादतगाह के खिलाफ नहीं। तो वो युद्ध का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही युद्ध के नियम भी तय कर रहे हैं। बिल्कुल। वो इस लड़ाई को एक वैचारिक आधार दे रहे थे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। और इस ऐलान के बाद उन्हें एक ऐसा निशाना चुनना था जो सिर्फ एक किला ना हो बल्कि एक प्रतीक हो। और वो प्रतीक था कोंडाणा का किला। हाँ, उनकी माँ जीजाबाई उस किले की तरफ इशारा करके कहती हैं कि उस पर दुश्मन का हरा झंडा देखकर उनका दिल दुखता है। और वो कहती हैं, तुम्हें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कोंडाणा को जीतना तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। बहुत मुश्किल। उसकी चट्टानें सीधी थीं और उसकी रखवाली उदय भानु राठौड़ नाम का एक बेहद सख्त राजपूत कमांडर कर रहा था। स्रोत बताते हैं कि राजे खुद भी थोड़ा झिझक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यह सही वक्त नहीं है। लेकिन तभी उनके बचपन के दोस्त और सबसे भरोसेमंद कमांडर तानाजी मालुसरे आगे आते हैं। हाँ। वो उस वक्त अपने बेटे की शादी की तैयारियों में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजे की चिंता देखी, वो सब कुछ छोड़कर आ गए। बोलो, ये एक बहुत ही नाटकीय क्षण है। बिल्कुल। तानाजी राजे के पैरों में गिरकर उस हमले की अगुवाई करने की इजाजत मांगते हैं। राजे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं,
कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन तानाजी नहीं मानते। नहीं मानते। वो कहते हैं पहले कोंडाना की शादी, फिर मेरे बेटे की, और अगर मैं हार गया तो आप मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे। और जो लड़ाई हुई वो मराठा इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक बन गई। बहुत भयानक लड़ाई थी। कड़ाके की ठंड में आधी रात को लगभग 300 मावले रस्सियों के सहारे किले की दीवारों पर चढ़ते हैं। ऊपर पहुंचते ही घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान तानाजी की ढाल टूट जाती है, लेकिन वो अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर लड़ते रहते हैं। और आखिरकार वो और उदय भानु आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। अपने सरदार को गिरता देख मराठा सैनिकों का हौसला टूटने लगता है। हाँ, वो पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी तानाजी के भाई सूर्या जी एक ऐसा काम करते हैं जो लड़ाई का रुख ही पलट देता है। क्या? वो भागने के रास्ते की रस्सियां काट देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारा सरदार वहां मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। अब या तो दुश्मन को मारकर किले से कूदो या यहीं मरो। मतलब लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। कोई चारा नहीं। वो पलटकर ऐसा जबरदस्त हमला करते हैं कि दुश्मन के पैर उखड़ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। जीत का संकेत दिया जाता है और राजगढ़ में जश्न शुरू हो जाता है। राजे अपने दोस्त से मिलने किले की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। वहां उन्हें तानाजी का शव मिलता है। जीत की खुशी एक पल में मातम में बदल जाती है। स्रोत में राजे के कहे शब्द दर्ज हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। क्या कहते वो? वो कहते हैं, गढ़ तो जीता पर हमने अपना शेर खो दिया। गढ़ आला पर सिंह गेला। और वो तानाजी के सम्मान में उस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ यानी शेर का किला रख देते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हम एक शासक को शारीरिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हालत से उभरकर एक खुली जंग छेड़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और इस जंग की वजह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक और धार्मिक चोट थी। सिंहगढ़ की कहानी दिखाती है कि उस एक फैसले की कितनी बड़ी निजी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल। स्रोत हमें उस मोड़ पर छोड़ते हैं जहां राजे अपनी राजधानी को राजगढ़ से ज्यादा सुरक्षित रायगढ़ किले में ले जा रहे हैं, आने वाली लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए। हाँ, रायगढ़ ज्यादा सुरक्षित था और ये हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल देता है। वो क्या है? देखिए, इन सभी बड़ी लड़ाइयों, नाटकीय घटनाओं और वैचारिक संघर्षों के बीच स्रोत में शिवाजी के उन प्रशासनिक सुधारों का भी जिक्र है जहां उनका लक्ष्य आम किसान यानी रैयत को शक्तिशाली जमींदार यानी वतनदार के शोषण से बचाना था। अच्छा। वो कहते हैं कि ये पाटिल, देशमुख जैसे लोग गरीब रैयत को चूस रहे हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किसानों को सीधा राज्य से जोड़ना चाहते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में कितनी बार हम एक ऐसे नेता को देखते हैं जो एक तरफ तो एक साम्राज्य के खिलाफ बड़ी वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है और साथ ही साथ अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए छोटे से छोटे आर्थिक न्याय पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये उनके स्वराज के असली दृष्टिकोण के बारे में क्या बताता है?